प्यारे बच्चों, मैं सैम सर आपके लिए लेके आया हूँ एक वीडियो। और ये जो वीडियो है ये एनसीईआरटी मैथ्स 10th का चैप्टर 4 द्विघात समीकरण, जिसको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी कहते हैं, उसकी एक्सरसाइज 4.3 मतलब प्रश्नावली 4.3 का पहला पार्ट है वीडियो का। क्योंकि ये प्रश्नावली बहुत बड़ी है इसलिए मुझे इसको पार्ट्स में करना पड़ रहा है। तो इसमें हम क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, द्विघात समीकरण दिए हैं, उसमें आपको बताना है कि अगर मूलों का अस्तित्व हो तो इन्हें पूर्ण वर्ग विधि द्वारा हल करना है। और आप जानते हैं मूलों के बारे में जानकारी हमें विवित्तर से मिलती है। तो हम क्या करेंगे, इस समीकरण का विवित्तर निकालेंगे और विवित्तर निकालने के बाद देखेंगे कि मूलों का अस्तित्व है या नहीं है। तो ये जो आपके पास समीकरण दिया है इसके हम मूल पूर्ण वर्ग विधि द्वारा निकालना चाहते हैं। तो इसका हम क्या निकालेंगे, विवित्तर। क्योंकि विवित्तर हमें शून्यकों या मूलों की प्रकृति के बारे में जानकारी देता है। तो ये जो समीकरण है विवित्तर, इस समीकरण का निकालना है तो विवित्तर के लिए सूत्र होता है b² - 4ac। तो इस समीकरण को हम इसके व्यापक रूप के साथ अगर तुलना करें तो हम ए बी सी के बारे में निकाल सकते हैं कि ए कितना है, बी कितना है, सी कितना है। तो आप देख सकते हैं ए इसमें 2 है, बी इसमें -7 है और सी इसमें 3 है। तो अब हम विवित्तर निकाल सकते हैं। तो विवित्तर का मान कितना आ जाएगा, विवित्तर का मान के लिए हमें ए बी सी का मान विवित्तर के सूत्र में रखना पड़ेगा। और b की जगह आपके पास -7 आ गया, -4, a की जगह 2 आ गया और c की जगह 3 आ गया। अब 7 का वर्ग होता है 49, -7 का वर्ग भी कितना होता है 49। तो बेसिकली ये -7 का वर्ग है। तो -7 का वर्ग हो जाएगा 49 और 4 दूने 8 3 होते हैं 24 और 49 में से 24 चले गए, रहते हैं 25। अब आप जानते हैं कि 25 जो है वो शून्य से बड़ा है और अगर विवित्तर का मान शून्य से बड़ा हो तो हम जानते हैं कि उसके मूल वास्तविक होते हैं और दोनों मूल अलग अलग होते हैं। तो इसका मतलब कि ये जो हमारे पास समीकरण है इसके मूल वास्तविक हैं और अलग अलग हैं। तो अब मूलों का अस्तित्व अगर है तो हमें मूलों को अब निकालना पड़ेगा, कैलकुलेट करना पड़ेगा। और कैलकुलेट करने के लिए हमें पूर्ण वर्ग विधि का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो अब हम पूर्ण वर्ग विधि का इस्तेमाल करेंगे। तो ये आपके पास समीकरण है। अब इस समीकरण में पूर्ण वर्ग विधि का इस्तेमाल कैसे करते हैं हम जो ये वाला जो चर वाला जो भाग होता है इसको पूर्ण वर्ग बनाने की कोशिश करते हैं। और इसमें आप देख सकते हैं कि जो आपके पास चर वाला भाग है इसके साथ 2 भी है। और सबसे पहले हमें क्या करना होता है, जो चर वाले भाग के साथ ये जो अंक दिया है, जो गुणांक दिया है, इससे इस पूरे समीकरण को भाग कर देते हैं ताकि x² का गुणांक 1 रहे। तो हम इस पूरे समीकरण को 2 से भाग कर देते हैं। तो 2 से अगर हम भाग कर दें इस पूरे समीकरण को तो यहाँ पर x² बच जाएगा, यहाँ पर -7/2x आ जाएगा और यहाँ पर 3/2 आ जाएगा। तो इस तरह से हम सबसे पहले तो x² के गुणांक को 1 बनाते हैं। तो x² के गुणांक को 1 बनाने के लिए हमें पूरे समीकरण को 2 से भाग करना पड़ा। अब आप देख सकते हैं कि अब आपका ये जो भाग है, जो चर वाला भाग है, इसको हमने पूर्ण वर्ग बनाना है। और इसको अगर हमने पूर्ण वर्ग बनाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें लगाना पड़ेगा a - b का होल स्क्वायर का सूत्र। क्योंकि यहाँ पर माइनस है, अगर यहाँ पर प्लस होता तो a + b का होल स्क्वायर का सूत्र हम लगाते। तो इस चर वाले भाग को हमें क्या करना है, पूर्ण वर्ग बनाना है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसके लिए सूत्र लगाना पड़ेगा और वो सूत्र है a - b का वर्ग बराबर है a² - 2ab = b²। अब आप देख सकते हैं कि हमारे पास a का स्क्वायर तो है, x का स्क्वायर -2ab भी है
तो -2ab हमने इस तरीके से लेना है ताकि हमारे पास पूर्ण वर्ग बन जाए। तो हमने क्या किया, इसको x² - 7/2x को हम कैसे लिखेंगे, x² - 2 गुणा x गुणा 7/4, क्योंकि आप देख रहे हो कि 2 से 2 कट जाएगा तो ये बेसिकली -7/2x ही आएगा। तो इस तरह से हमें b का पता चल गया, तो मतलब b इसमें है 7/4। तो अब b का वर्ग जो आएगा वो आएगा 7/4 का वर्ग। तो इस तरह से हमारे पास ये एक तरह से सूत्र बन गया। पर 7/4 का वर्ग तो हमने अपनी मर्जी से लिया है इसको पूर्ण वर्ग बनाने के लिए, इसलिए हमें माइनस भी करना पड़ेगा 7/4 का वर्ग। तो इस तरह से हमने इसको पूर्ण वर्ग बना दिया। एक बार दोबारा से आपको बता रहा हूँ कि हमें क्या करना है, इस सूत्र का इस्तेमाल करना है। और इस सूत्र में हमारे पास क्या है, a² है, -2ab को हमने इस तरीके से लिखना है कि हमारे पास b का पता चल जाए। तो -7/2x है तो हम इसको कैसे लिखेंगे, -2 गुणा x। अब 7/2 कैसे आएगा, x तो इसमें है, अगर हम यहाँ पर लेंगे 7/4, क्योंकि 2 एकम 2 और 2 दूने 4 हो जाएगा। तो इसका मतलब ये जो b है वो है 7/4। अगला इसमें सूत्र में है b², तो ये b जब हमें पता चल चुका है तो हम यहाँ पर 7/4 का वर्ग लिख देंगे। क्योंकि ये हमने अपनी मर्जी से लिखा है तो वैसे ही हम -7/4 का वर्ग भी आगे हमें लिखना पड़ेगा, क्योंकि मैथ्स में अपनी मर्जी हम नहीं कर सकते। तो इस तरह से ये आपका सूत्र बन गया a माइनस b का वर्ग। और आप जानते हैं a माइनस b का वर्ग कितना होता है, तो ये जो सूत्र बन गया a माइनस b का वर्ग, तो इसका मतलब हम इसको लिख सकते हैं x माइनस 7/4 का वर्ग। और साथ में आपके पास ये वाली जो रकम है ये बन जाएगी 7 का वर्ग 49 और 4 का वर्ग 16, तो यहाँ पर आ जाएगा 49/16। तो हमने x² - 7/x को पूर्ण वर्ग के रूप में जबरदस्ती बदल दिया है। अब इसका मान हमने समीकरण 1 में रखना है। तो x² - 7/2x का मान हमने समीकरण 1 में रखना है। तो समीकरण 1 में जब हम इसका मान रखेंगे तो समीकरण 1 क्या बन जाएगा, तो समीकरण 1 बन जाएगा, अब इसकी जगह आपने लिख दिया x - 7/4 का वर्ग माइनस 49/16 जमा 3/2 बराबर है 0। अब आपने क्या करना है, इस 49/16 को भी उस तरफ ले जाओ और 3/2 को भी दूसरी तरफ ले जाओ, तो ये इनके चिन्ह बदल जाएंगे और ये बन जाएंगे 49/16 माइनस 3/2। अब अगले स्टेप में आपको क्या करना है, इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि आप जानते हैं भिन्नें जो होती है, भिन्नों को अगर आपने सॉल्व करना है तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके भी सॉल्व कर सकते हैं, जिसे हम तितली विधि भी कहते हैं या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन भी बोलते हैं। तो इस तरह से या क्रॉस मल्टीप्लाई करके कर सकते हैं आप, या फिर आपके पास दूसरा तरीका है लघुत्तम समावर्तक लेने का। तो मैंने यहाँ पर लघुत्तम समावर्तक विधि से किया है, तो यहाँ पर लघुत्तम समावर्तक आ गया 16, ऊपर रह जाएगा 49, और यहाँ पर 2 8 होता है 16 और 8 3 होता है 24, तो यहाँ पर आ जाएगा 49 माइनस 24/16। और 49 में से 24 अगर आप माइनस करें तो रहते हैं 25, तो इसलिए ये आ जाएगा 25/16। अब आपने क्या करना है अगले स्टेप में, अब आपने वर्ग को हटाना है, और आप जानते हैं वर्ग जब दूसरी तरफ जाता है तो वर्गमूल बन जाता है, तो इस तरफ आ जाएगा वर्गमूल, और साथ में ही प्लस माइनस का चिन्ह भी आपको लेना होता है जब भी आप वर्ग को वर्गमूल में बदलते हैं। तो इस तरह से x माइनस 7/4 का मान हमारे पास आ गया, 25 का वर्ग होता है 5 और 16 का वर्ग होता है 4, तो प्लस माइनस 5/4। तो अब हमें एक बार प्लस की वैल्यू लेनी है और एक बार माइनस की वैल्यू लेनी है। तो x माइनस 7/4 एक बार आ जाएगा 5/4 और दूसरी बार आ जाएगा माइनस 5/4। अब अगले स्टेप में आप इसको दूसरी तरफ ले जाओ और यहाँ पर भी माइनस 7/4 को दूसरी तरफ आपने ले जाना है। तो दूसरी तरफ ले जाएंगे तो ये जमा का बन जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 5/4 जमा 7/4, और ये हो गया 12/4, और आप जानते हैं 12/4 होता है 3। वैसे ही इस तरफ ये बन जाएगा 2/4 और 2/4 होता है 1/2।
और बेसिकली यही तो मूल हैं। तो 3,1/2 दो मूल है जिनको हम अल्फ़ा बीटा से भी डिनोट करते हैं। तो हमारे पास अल्फ़ा 3 आ गया और बीटा आ गया 1/2। अब हम चलते हैं इसके अगले प्रश्न पे। अब अगला प्रश्न वैसा ही है पिछले प्रश्न की तरह ही, सिर्फ थोड़ा सा फर्क है। तो आप जैसे देख रहे हो कि इसमें इसका जो गुणांक है वो 2 है, तो हमें इस समीकरण को 2 से भाग करना पड़ेगा ताकि x² का गुणांक 1 ही रहे। तो हम क्या करते हैं, इसको इस समीकरण को 2 से भाग करते हैं। तो अच्छा, 2 से भाग करना वो तो बाद में करेंगे हम, सबसे पहले तो हम इसके मूलों की जानकारी ले लेते हैं। तो मूलों की जानकारी के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, विविध कर निकालना पड़ेगा। और विविध कर के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें ABC का मान देखना पड़ेगा। तो विविध कर का सूत्र आपको पता है, b² - 4AC होता है। अब हमने क्या करना है कि इस समीकरण की तुलना करनी है व्यापक रूप से द्विघात समीकरण के, जहाँ से आपका ABC का मान आ जाएगा। तो आप देख सकते हैं A 2 है, B 1 है और C -4 है। अब आप जो विविधकर का सूत्र है उसमें ABC का मान रख दें, तो विविधकर का मान जो है आपके पास आ जाएगा। तो विविधकर आपका आ जाएगा B, क्योंकि 1 है तो B का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर -4 गुणा A है आपका 2 और C है -4। तो 1 का वर्ग होता है 1 और 4 दूने 8 चौके होते हैं 32। माइनस और माइनस हो जाएंगे प्लस, तो ये आ जाएगा आपके पास 1 जमा 32 और 1 जमा 32 कितने होते हैं 33। और आप जानते हैं कि 33 जो है वो शून्य से बड़ा है, इसलिए ये जो आपके पास समीकरण है इसके जो मूल होंगे वो वास्तविक होंगे और अलग अलग होंगे। तो इस समीकरण के दोनों मूल वास्तविक और अलग अलग होंगे। तो क्योंकि इसके मूलों का अस्तित्व है, हमें इस समीकरण को अब हल करना पड़ेगा पूर्ण वर्ग विधि से। तो पूर्ण वर्ग विधि से हम कैसे हल करेंगे इस समीकरण को, तो जैसे पिछले प्रश्न को किया था वैसे ही हम करेंगे। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि इसका जो गुणांक है वो 2 है, तो इसलिए पहले तो हमें 2 से इस पूरे समीकरण को भाग करना पड़ेगा। और 2 से जब समीकरण को भाग करेंगे तो आ जाएगा x² जमा 1/2x माइनस 2 बराबर है 0। अब हमें क्या करना है, जो ये वाला भाग है चर वाला भाग, इसको हमने ज़बरदस्ती पूर्ण वर्ग बनाना है। और आप यहाँ पर देख रहे हैं यहाँ पर जमा का निशान है, तो इसका मतलब हमें a + b का होल स्क्वायर का सूत्र लेना पड़ेगा। तो चर वाले भाग को पूर्ण वर्ग बनाना है, तो इसके लिए हम सूत्र क्या लेंगे, a + b का होल स्क्वायर बराबर है a² + 2ab जमा b²। अब आप देख सकते हैं कि ये जो x² जमा 1/2x है, इसको हमने कैसे लिखना है, a का स्क्वायर मतलब x का स्क्वायर जमा 2ab मतलब जमा 2 गुणा x। अब ये b हमने इस तरीके से लेना है कि इन दोनों के मान एक जैसे हो जाएं। तो b हमें लेना पड़ेगा 1/4, क्योंकि 2 एकम 2, 2 दूने 4 होते हैं, तभी आपके पास 1/2x आएगा। और ये बेसिकली जो हमने b लिया है इसी का हमने आगे स्क्वायर लेना है, तो हमने ले लिया 1/4 का स्क्वायर। ये हमने अपनी मर्जी से लिया है, तो इसीलिए हमें माइनस भी करना पड़ेगा 1/4 का स्क्वायर के साथ। और ये बेसिकली आपके पास एक सूत्र बन गया, वो है a + b का होल स्क्वायर। इसलिए हम इसको कैसे लिखेंगे, x जमा 1/4 का वर्ग माइनस 1 का वर्ग होता है 1 और 4 का वर्ग होता है 16। तो इस तरह से हमने जो चर वाला भाग है उसको हम कैसे लिखेंगे, x जमा 1/4 का वर्ग माइनस 1/16। अब इसका मान हमने समीकरण 1 में रखना है। तो समीकरण 1 में जब हम इसका मान रखेंगे तो समीकरण 1 क्या बन जाएगा, अब आप देख सकते हैं कि हमने इसका मान रख दिया। तो इसका मान समीकरण 1 में रख दिया x² जमा 1/2x का, तो आ जाएगा x जमा 1/4 का वर्ग माइनस 1/16 और माइनस 2 बराबर है 0। तो अब आपने क्या करना है, इन दोनों को दूसरी तरफ ले जाना है। तो 1/16 और 2, क्योंकि इनके ऊपर माइनस का चिन्ह है, जब दूसरी तरफ ले जाएंगे तो इनके ऊपर प्लस का चिन्ह आ जाएगा। यहाँ पर आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें चाहे एलसीएम लें, आपके पास आ जाएगा 1 जमा 16 दूने 32/16। तो 1 जमा 32/16
16 आपके पास आ जाएगा। और 1 - 32 होते हैं 33, तो आपके पास आ जाएगा x जमा 1/4 का वर्ग बराबर है 33/16। अब अगले स्टेप में हम वर्ग को वर्गमूल में बदलेंगे और प्लस माइनस का चिन्ह लेंगे। तो x जमा 1/4 आ जाएगा प्लस माइनस वर्गमूल 33 बटा वर्गमूल 16 जो कि 4 के बराबर होता है। तो वर्गमूल 33 बटा वर्गमूल 16 मतलब वर्गमूल 33/4। तो इस तरह से आपके पास अब x के दो मान आ जाएंगे, एक बार आपने प्लस लेना है और एक बार माइनस लेना है। तो x जमा 1/4 आ जाएगा वर्गमूल 33/4 या x जमा 1/4 आ जाएगा माइनस वर्गमूल 33/4। अब आपने अगले स्टेप में क्या करना है, इस 1/4 को दूसरी तरफ ले जाना है। तो x आपके पास कितना आ जाएगा, अगले स्टेप में x आपके पास आ जाएगा वर्गमूल 33/4 माइनस 1/4, क्योंकि हम 1/4 को दूसरी तरफ ले गए हैं। अब 4 इनमें दोनों में नीचे है, तो आपके पास रह जाएगा वर्गमूल 33 माइनस 1/4। वैसे ही इस तरफ भी आप वैसा ही करेंगे, जो x आज आपका आ जाएगा 1/4 दूसरी तरफ चला जाएगा, तो x आ जाएगा आपके पास माइनस वर्गमूल 33/4 माइनस 1/4। तो इस तरीके से आपके पास बच गया माइनस वर्गमूल 33 माइनस 1/4। और ये जो हमारे पास दो मूल आए हैं यही तो अल्फ़ा बीटा है, तो इसीलिए आपके पास अल्फ़ा और बीटा आ गए हैं, वो है वर्गमूल 33 माइनस 1/4 और माइनस वर्गमूल 33 माइनस 1/4। तो इस तरीके से आपने जो पूर्ण वर्ग विधि है उससे इसके मूल निकाल दिए। अब वैसे ही इसका तीसरा भाग, तो इसमें सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, जैसे आपको पता है कि हमें विवित्तर निकालना है और विवित्तर निकाल के हमने देखना है कि इसके मूल है या नहीं है, वास्तविक है या नहीं है। तो हम क्या करते हैं, विवित्तर लेते हैं। विवित्तर क्योंकि हमें शून्यकों या मूलों की प्रकृति के बारे में जानकारी देता है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, विवित्तर का सूत्र लिख दिया। विवित्तर का सूत्र लिखने के बाद हमने ये जो समीकरण आपको दिया है, इस समीकरण को इसके व्यापक रूप के साथ इसकी तुलना करनी है, और व्यापक रूप के साथ तुलना करके आपके पास a b c का मान आ जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि a इसमें 4 है, b इसमें 4 वर्गमूल 3 है और c इसमें 3 है। तो इन सब का मान आपने विवित्तर के सूत्र में रखना है। तो विवित्तर आपके पास आ जाएगा b का वर्ग मतलब 4 वर्गमूल 3 का वर्ग, और वैसे ही माइनस 4 गुणा a की जगह 4 और c की जगह 3। अब आप देख सकते हैं 4 का वर्ग होता है 16 और वर्गमूल 3 का वर्ग होता है 3, तो 16 गुणा 3 हो जाएंगे 48, तो ये आ जाएगा 48। अब यहाँ पर भी 4 चौके 16 3 48, तो माइनस 48। तो विवित्तर आपके पास आ रहा है 0, और जब विवित्तर 0 होता है तो क्या होता है, तो मूल वास्तविक होते हैं और एक जैसे होते हैं। अतः इस समीकरण के दोनों मूल वास्तविक और बराबर होंगे। तो इस तरीके से हमने ये पता लगा दिया कि इसके मूल वास्तविक है। तो अब हमें मूलों को निकालना भी पड़ेगा। तो मूलों को निकालने के लिए अब हम पूर्ण वर्ग विधि का इस्तेमाल करेंगे। तो पूर्ण वर्ग विधि का इस्तेमाल करने के लिए हम दोबारा से समीकरण को लेते हैं। अब आप दोबारा से देख रहे हो कि x² का गुणांक इसमें 4 है, तो इस पूरे समीकरण को आपको 4 से भाग करना पड़ेगा, और 4 से भाग करने के बाद आपके पास समीकरण बच जाएगा x² जमा वर्गमूल 3x जमा 3/4 बराबर है 0। अब आपने ये जो चर वाला भाग है इसको जबरदस्ती पूर्ण वर्ग बनाना है, और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर प्लस का चिन्ह है, तो इसीलिए ये जो सूत्र लगेगा इसमें वो है a + b का होल स्क्वायर। तो हमें चर वाले भाग को पूर्ण वर्ग बनाना है, इसके लिए a + b का होल स्क्वायर का हम सूत्र लगाएंगे। तो हम x² जमा वर्गमूल 3x को हम कैसे लिखेंगे, इसको लिखेंगे हम x² जमा 2 गुणा x गुणा वर्गमूल 3/2।
तो देखिए आप, वर्गमूल 3/2 हमने क्यों लिखा, क्योंकि 2 से 2 कट जाएगा तभी वर्गमूल 3x बनेगा। तो हमने b इस तरीके से लेना है कि हमारे पास वर्गमूल 3x आ जाए। 2 भी लेना है तो हमें b इस तरीके से लेना है आपको कि आपके पास ये सूत्र जो है, इस सूत्र में 2ab भी बन जाए और हमें b का मान भी पता चल जाए। तो b का मान है वर्गमूल 3/2। तो इसीलिए हम अपनी मर्जी से अब वर्गमूल 3/2 का स्क्वायर से जमा करते हैं और वर्गमूल 3/2 का स्क्वायर से ही माइनस करते हैं। तो ये तो आपके पास बन जाएगा सूत्र। ये बन गया सूत्र आपके पास a + b का वर्ग। तो ये आ जाएगा x जमा वर्गमूल 3/2 का वर्ग। वैसे ही इसको जब आप सॉल्व करेंगे, वर्गमूल 3 का वर्ग होता है 3 और 2 का वर्ग होता है 4। तो यहाँ पर आ जाएगा आपके पास 3/4। अब इसका मान जो है x² जमा वर्गमूल 3x का जो मान है, ये हम समीकरण 1 में रखेंगे। तो इसका मान हम समीकरण 1 में रखेंगे। तो समीकरण 1 में जब मान रखेंगे तो आपके पास क्या बच जाएगा, x जमा वर्गमूल 3/2 का वर्ग माइनस 3/4 जमा 3/4। और आप देख सकते हैं 3/4 से 3/4 कट जाएगा। तो इसीलिए आपके पास बच जाएगा x जमा वर्गमूल 3/2 का वर्ग बराबर है 0। अब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, x जमा वर्गमूल 3/2 दो बार। तो इस तरह से हमारे पास दो मूल आ जाएंगे। x बराबर है माइनस वर्गमूल 3/2 और x बराबर है माइनस वर्गमूल 3/2। तो विविधकर ने हमें पहले ही बता दिया था कि मूल वास्तविक होंगे और साथ में एक जैसे होंगे। तो आप पा रहे हैं, यहाँ पर देख रहे हैं कि दोनों मूल एक जैसे हैं और वास्तविक भी हैं। तो यही दोनों मूल हमारे अल्फ़ा और बीटा है। तो इस तरह से हमने अल्फ़ा और बीटा कैलकुलेट कर लिए। अब चलते हैं इसी के अगले भाग पे। तो इसमें भी आपके पास एक समीकरण दिया है। अब इस समीकरण को पहले तो हम विविधकर से देखेंगे कि क्या इसके मूल वास्तविक हैं या नहीं हैं। तो सबसे पहले हम विविधकर कैलकुलेट करेंगे और विविधकर निकालने के लिए हमें क्या है, ABC का मान पता होना चाहिए। तो हम विविधकर निकालने के लिए हम ABC का मान तुलना करके ज्ञात करेंगे जो समीकरण है उसके व्यापक रूप से। तो आप देख रहे हैं A 2 है, B 1 है और C 4 है। तो ABC का मान आपके पास 2, 1 और 4 आ जाएगा। अब विविधकर में इसकी वैल्यू आपने पुट करनी है ABC की। तो विविधकर के सूत्र में जब आप मान पुट करेंगे तो आपके पास आ रहा है 1² माइनस 4 गुणा 2 गुणा 4। अब 4 दूने 8 चौके होता है 32, 1 का वर्ग होता है 1। 1 में से 32 माइनस किए तो रहता है -31, जो कि 0 से छोटा है, बड़ा नहीं है। सॉरी, ये क्या है, छोटा है। तो D का मान अगर 0 से कम हो तो मूल कैसे होते हैं, अवास्तविक होते हैं और अलग अलग होते हैं। तो क्योंकि इस दिए गए समीकरण के कोई वास्तविक मूल नहीं है, इसलिए इसका कोई हल नहीं है। तो ये जो पिछला प्रश्न है आपका, हाँ, तो इस समीकरण के दोनों मूल अवास्तविक और अलग अलग हैं, अतः इसके कोई भी वास्तविक मूल नहीं है। तो इसलिए हमें इस समीकरण को हल करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब चलते हैं हम अगले प्रश्न पे। तो अगला जो प्रश्न है, अब उन्हीं प्रश्नों को हमने कैसे सॉल्व करना है, सूत्र विधि से सॉल्व करना है। तो जो समीकरण आपके पास दिए हैं उनको हमने पहले किया, हमने पूर्ण वर्ग विधि से, फिर उसके बाद हम करेंगे सूत्र विधि से। और आप जानते हैं कि इसमें हमने क्या करना है, सबसे पहले तो हमें निकालना है D, जिसको हम कहते हैं विविधकर। तो विविधकर की वैल्यू आप कैलकुलेट करेंगे। तो विविधकर कैसे निकलेगा, विविधकर आपको पता है कि सबसे पहले आपको ABC कैलकुलेट करना है। और ABC आप कैसे कैलकुलेट करेंगे, इसका मान, इसकी तुलना आपने व्यापक रूप से करनी है, वहाँ से आपको ABC का पता चल जाएगा। और ABC का पता चलने के बाद आपको क्या करना है, पुट करना है
विवितकर के सूत्र में। तो विवितकर के सूत्र में जब आप पुट करेंगे इसको, तो d इसमें आ रहा है 25 जो कि 0 से बड़ा है। तो दोनों मूल वास्तविक और अलग अलग होंगे। अब हम इस समीकरण को हल करेंगे, पर किससे? सूत्र विधि से। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर d कितना आया? 25। तो ये सवाल वैसे हम पहले भी कर चुके हैं, d तो हमने पहले भी इसका निकाला हुआ है। तो d इसमें कितना आ रहा है? 25। अब हमने क्या करना है? सूत्र विधि का प्रयोग करना है। तो ये जो समीकरण है जिसके हम शून्य निकालना चाहते हैं, इसे हम सूत्र विधि से हल करेंगे। और सूत्र विधि जो है, ये सूत्र आपको याद रखना पड़ेगा, वो है माइनस बी प्लस माइनस वर्गमूल b का वर्ग माइनस 4ac बटा 2a। और आप देख रहे हैं जो वर्गमूल के अंदर की जो रकम है, बेसिकली ये ही तो विवितकर है, d है। तो इसलिए इस सूत्र को हम कैसे लिख सकते हैं? माइनस बी प्लस माइनस वर्गमूल d बटा 2a। तो d तो आप ऑलरेडी निकाल चुके हो, d आपने निकाला था इस प्रश्न के लिए 25। तो अब आप सूत्र विधि से बड़े आराम से इस प्रश्न को कर सकते हैं। तो a, b और d का मान आपने सूत्र में रखना है। तो a आपको दिख रहा है इसमें, a इसमें 2 है, b इसमें -7 है और c की तो इसमें ज़रूरत नहीं है। तो इसलिए a, b का मान हम, और d आपको पता है d कितना है? 25 है। तो x कितना आ जाएगा? -7 प्लस माइनस वर्गमूल 25, क्योंकि d का मान हमने 25 निकाला था, बटा 2 गुणा a कितना है हमारे पास? 2। तो माइनस और माइनस हो जाएंगे प्लस, तो रह जाएगा 7 प्लस माइनस वर्गमूल 25 होता है 5 बटा 4। अब हमने क्या करना है? एक बार प्लस वैल्यू लेनी है, एक बार माइनस वैल्यू लेनी है। तो आ जाएगा 7 जमा 5 12 बटा 4 और 7 माइनस 5 2 बटा 4 बराबर है 1 बटा 2। तो आप देख रहे हैं बेसिकली जैसे हमने पूर्ण वर्ग विधि से मूल निकाले थे, बिल्कुल वही मूल यहाँ पर निकल रहे हैं और बहुत आसानी से भी निकल रहे हैं। तो सूत्र विधि बहुत आसान है, तो उससे एकदम फटाफट से आपके मूल सूत्र विधि से निकल गए। तो यही मूल हमारे अल्फा और बीटा है। तो अल्फा और बीटा हमारे पास 3 और 1 बटा 2 आ गए। वैसे ही हम अगले प्रश्न पे चलते हैं। तो ये जो प्रश्न है, इसमें भी हम सबसे पहले तो विवितकर का मान निकालेंगे। और विवितकर का मान निकालने के लिए आपको इस समीकरण के व्यापक रूप से हमें तुलना करनी पड़ेगी। तो तुलना जब हम करेंगे तो उससे a आपके पास आ जाएगा 2 और b आ जाएगा 1 और c आ जाएगा -4। तो आप a b c की वैल्यू यहाँ पर लिख देंगे और a b c की वैल्यू लिखने के बाद आप विवितकर का मान कैलकुलेट करेंगे। तो ये चीज़ हम पहले भी कर चुके हैं पहले प्रश्न में, इसीलिए मैं आपको जल्दी जल्दी बता रहा हूँ। तो विवितकर आ जाएगा 1 का वर्ग माइनस 4 गुणा 2 गुणा -4, जो कि आपके पास आ गया 33। तो विवितकर का मान क्योंकि 0 से ज़्यादा है, तो इसीलिए ये जो आपके पास समीकरण है, इसके मूल वास्तविक और अलग अलग होंगे। अब d का मान आपको याद रखना है। d का मान कितना है? 33, क्योंकि सूत्र विधि में आपको d की ज़रूरत पड़ेगी। तो अब हम इस समीकरण को हल करने के लिए सूत्र विधि का प्रयोग करते हैं। और सूत्र विधि आपकी क्या कहती है? ये जो आपको सूत्र है ये आपको पूरा याद होना चाहिए। तो -b प्लस माइनस वर्गमूल d बटा 2a। तो अपने a, b और d का मान इस सूत्र में पुट करना है। तो आपको याद है d का मान कितना हमने निकाला था? तो b कितना है इसमें आपको दिख रहा है, b 1 है, a कितना है? a 2 है। तो ये दोनों मान आप इसमें रख दें तो आपके पास आ जाएगा -1 प्लस माइनस वर्गमूल d आपने निकाला था 33, तो d की वैल्यू 33 पुट कर दी बटा 2 गुणा 2। तो ये आ जाएगा आपके पास -2 है यहाँ पर, -1 नहीं है यहाँ पर, कितना है? -2 है यहाँ पर। तो -2 प्लस माइनस यहाँ पर -2 आएगा। तो -2 प्लस माइनस वर्गमूल 33 बटा 4। तो एक बार आपने प्लस वैल्यू लेनी है और एक बार
माइनस वैल्यू लेनी है। तो आपके पास आ जाएगा माइनस एक ही है, सॉरी यहाँ पर माइनस एक आएगा। बी आपके पास कितना है, एक है, तो बी का मान यहाँ पर एक आएगा। तो माइनस एक प्लस माइनस वर्गमूल 33/4। तो एक बार प्लस वैल्यू लेनी है, एक बार आपने माइनस वैल्यू लेनी है। तो आपके पास x के दोनों मान आ गए। तो एक बार आपने प्लस लिया और एक बार माइनस लिया, और यही जो आपके मूल है यही तो अल्फा और बीटा है। तो देखिए मूल तो वही निकले, पर इस बार ज़्यादा आसानी से आपके मूल निकल गए हैं। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पे। तो इसका तीसरा भाग है, आप देख सकते हैं। तो इसमें भी हमने क्या करना है, विविधकर निकालना है। तो विविधकर क्योंकि हम पहले वाले प्रश्न में भी निकाला है हमने, इसलिए मैं इसको थोड़ा जल्दी करवा रहा हूँ आपको। तो इसमें विविधकर कैसे निकालेंगे, विविधकर d जो कि b² - 4ac के बराबर होता है। तो हम सबसे पहले abc का मान इसमें कैलकुलेट करेंगे। तो a आपको दिख रहा है, a इसमें कितना है 4, और b कितना है 4 वर्गमूल 3, और c कितना है, c है 3। तो a, b और c का मान आपने क्या करना है, विविधकर में रखना है। तो विविधकर के सूत्र में जब आप a, b, c का मान रखेंगे तो विविधकर आपका कैलकुलेट हो जाएगा, और विविधकर इस केस में आ रहा है 0। तो ये प्रश्न हमने पहले भी किया है, ये वाला पार्ट। अब हमने क्या करना है, अब हमने सूत्र विधि का प्रयोग करना है। तो इस समीकरण के दोनों मूल आपको पता है वास्तविक और बराबर होंगे, और वो मूल कैसे निकालेंगे, अब हम सूत्र विधि से। तो सूत्र विधि से हम इस समीकरण के मूलों को निकालेंगे। तो सूत्र विधि का जब हम प्रयोग करेंगे इसमें, तो आप जानते हैं सूत्र विधि क्या है, -b प्लस माइनस वर्गमूल b² - 4ac/2a। और ये जो b² - 4ac ये d के बराबर होता है, और आपने d अभी कैलकुलेट किया तो d कितना है 0। b की वैल्यू 4 वर्गमूल 3 है, और a की वैल्यू जो है वो 4 है। तो आप वैल्यू पुट कर दें इसमें। तो a, b, c तथा d का मान सूत्र में आप रख दीजिए। तो x आपके पास आ जाएगा -4 वर्गमूल 3 बटा 2 गुणा 4। ये आ जाएगा -4 वर्गमूल 3 बटा 8। अब 4 से 8 कट जाएगा, 4 एकम 4, 4 दूने 8। तो ये आपके पास बच जाएगा -वर्गमूल 3 बटा 2। तो बेसिकली आपके जो दोनों मूल है ये -वर्गमूल 3 बटा 2 ही आएंगे। तो अल्फा भी आपके पास -वर्गमूल 3 बटा 2 आएगा, और बीटा भी आपके पास वर्गमूल 3 बटा 2 ही आएगा। तो दोनों मूल बराबर होंगे, और दोनों मूल -वर्गमूल 3 बटा 2 आएंगे। अब हम चलते हैं चौथे प्रश्न पे। अब जो चौथा प्रश्न है इसमें भी हमने क्या करना है, पहले d का मान निकालना है। तो ये जो समीकरण है, ये समीकरण है 2x² = x = 4। तो ये समीकरण बेसिकली कौन सा समीकरण है, 2x² = x = 4। तो इस समीकरण को आप लिख लें, 2x² = x = 4 बराबर है 0, जिसके हम मूल निकालना चाहते हैं। किस विधि द्वारा हम निकालना चाहते हैं, अब सूत्र विधि द्वारा। तो इसमें भी हम क्या करेंगे, सबसे पहले d का मान निकालेंगे। तो d जो विविधकर होता है, जो हमें शून्यकों की या मूलों की प्रकृति के बारे में जानकारी देता है, जिसका मान होता है b² - 4ac। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस समीकरण की तुलना करेंगे हम a² - bx c से। तो इससे आपके पास a, b और c के मान कैलकुलेट हो जाएंगे। a 2 है, b 1 है और c 4 है। अब d में ये वैल्यूज़ आपने पुट करनी है विविधकर के सूत्र में। तो विविधकर के सूत्र में ये जब वैल्यू आप पुट करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 1 - 32 जो कि -31 के बराबर है, जो कि 0 से छोटा है, बड़ा नहीं है, ये 0 से छोटा है। तो अगर 0 से कम हो d का मान, तो आप जानते हैं कि मूल अवास्तविक और अलग अलग होते हैं। तो अवास्तविक और अलग अलग होंगे इसके मूल, अतः दिए गए समीकरण के कोई वास्तविक मूल
नहीं है। तो ये जो समीकरण है इसके कोई भी वास्तविक मूल नहीं है, इसलिए हमें ये मूल कैलकुलेट या निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब चलते हैं हम तीसरे प्रश्न पे। तो तीसरा प्रश्न है, समीकरण दिया है, इसके मूल आपको ज्ञात करने हैं। तो ये जो समीकरण है इसमें x का मान 0 नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि अगर हम x का 0 मान ले लेते हैं तो 1/x जो है 1/0 बन जाएगा और 1/0 अपरिभाषित है, इसीलिए इसमें x का मान 0 हम नहीं लेंगे। तो इस समीकरण को हम कैसे करेंगे? हमें क्या करना है? क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके आपके पास क्या बन जाएगा? क्रॉस मल्टीप्लाई जब आप करेंगे तो इसका बन जाएगा x² - 1/x बराबर है 0। इस x को हम दूसरी तरफ ले जाएंगे तो ये 0 बन जाएगा। तो हमारे पास समीकरण बन गया x² - 1 बराबर है 0। अब x² - 1 जो है इसको हम x - 1 गुणा x/1 भी लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो सूत्र लग रहा है वो है a² - b² बराबर है a - b गुणा a/b। तो a² - b² बराबर है a - b गुणा a/b, ये वाला सूत्र हम इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इस सूत्र से x² - 1 गुणा x² - 1 को हम कैसे लिख पाएंगे? x - 1 गुणा x/1। तो इस सूत्र का हमने इस्तेमाल किया इस x² - 1 को x - 1 गुणा x/1 के रूप में लिखने पर। तो अब आप देख सकते हैं या तो x - 1 0 होगा या x/1 0 होगा। तो हम क्या लिखेंगे? या तो x - 1 0 है या x/1 0 है। अब आप 1 को दूसरी तरफ ले जाइए तो ये प्लस का बन जाएगा, ये प्लस का 1 है, दूसरी तरफ माइनस का बन जाएगा। तो x हमारे पास 1 आ जाएगा और x - 1 आ जाएगा, और यही तो अल्फा और बीटा है। तो इस तरह से हमने इसके मूल निकाल दिए गुणनखंड विधि से। अब चलते हैं इसके दूसरे प्रश्न पे। अब ये दूसरा प्रश्न है, इसमें भी आपके पास x - 4 नहीं आएगा, क्योंकि x - 4 आने से ये अपरिभाषित हो जाएगी टर्म। वैसे यहाँ पर x 7 नहीं आएगा, क्योंकि उससे ये अपरिभाषित हो रही है। तो इसीलिए हमने ये कंडीशन लगाई है। तो इस कंडीशन का कोई ज़्यादा महत्व नहीं है और ना ही आगे इस्तेमाल होगी। अब हमने क्या करना है, इसको सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? बेसिकली तितली गुणा करना पड़ेगा, मतलब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करनी पड़ेगी। तो आपने इसको क्या करना है? क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके x - 7 जब यहाँ पर गुणा हो जाएगा तो आ जाएगा x - 7 और माइनस x/4 रह जाएगा। अब उसके बाद आपने जब माइनस ब्रैकेट खोलेंगे आप, तो माइनस अंदर गुणा हो जाएगा, तो अंदर वाली जो रकमें हैं उनके चिन्ह बदल जाएंगे। वैसे ही आप नीचे भी इसको सॉल्व करेंगे, x को x के साथ गुणा करेंगे तो x² आ जाएगा, 4 को x के साथ गुणा करेंगे तो 4x आ जाएगा, और वैसे ही आपके पास 4 को x के साथ गुणा करेंगे तो 4x आ जाएगा, और 4 को -7 के साथ गुणा करेंगे तो -28 आ जाएगा। तो इस तरह से हमने इसको सॉल्व किया। अब आप देख सकते हैं कि x से x कट जाएगा और -7 और -4 हो गए -11। अब यहाँ पर 4x में से 7x माइनस किए तो रह जाएंगे -3x। तो इसलिए ऊपर -11 रह जाएगा और नीचे x² - 3x - 28 रह जाएगा। अब इस पूरे समीकरण को अगर हम 11 से गुणा कर देते हैं, 11 से भाग कर देते हैं, अगर हम इस पूरे समीकरण को 11 से भाग कर देते हैं तो यहाँ 11 से भाग करेंगे तो 11 से 11 कट जाएगा, रह जाएगा -1। दूसरी तरफ भी 11 से भाग करते हैं तो रह जाएगा 1। तो इसलिए आपके पास समीकरण जो बच गया वो बच गया ये वाला। तो हमने ये समीकरण कैसे लिखा? हमने 11 से दोनों तरफ, दोनों पक्षों को 11 से भाग कर दिया। अब हमने क्या करना है? अब हमने क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। तो 30 को हम इस तरफ ले जाएंगे और ये वाला जो पद है इसको इस तरफ ले जाएंगे। 30 को -1 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा -30, और x² - 3x - 28 ये वैसा का वैसा ही दूसरी तरफ चला जाएगा।
अब हम इस समीकरण को उल्टा पुल्टा करके लिखते हैं, मतलब लेफ्ट वाली साइड को राइट में लिख देंगे और राइट वाली साइड को लेफ्ट वाली साइड को राइट में और राइट वाली साइड को लेफ्ट में लिख देंगे। तो इससे इस समीकरण को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इस तरह से हमारे पास समीकरण बन गया ये वाला। अब हमने क्या करना है, इस -30 को इस तरफ लाना है, तो ये प्लस हो जाएगा। तो -30 जब प्लस बन जाएगा तो 30 में से 28 रह जाएंगे तो रह जाएगा 2। तो इस तरह से आपके पास समीकरण बन जाएगा x² - 3x - 28 = 30 बराबर है 0। 30 में से 28 चले गए, रह जाएंगे 2। तो x² - 3x = 2 बराबर है 0। अब इस समीकरण को हमने गुणनखंड विधि से हल करना है। तो गुणनखंड विधि से हल कैसे करते हैं, अगर आपको याद हो कि हम क्या करते हैं, अचर को x² के गुणांक के साथ गुणा करते हैं। तो 2 एकम हो गए 2, तो 2 का तो एक ही कॉम्बिनेशन है, एक ही संयोजन है। तो इसलिए x² - 3x = 2 को हम लिखेंगे x² - 2x - x = 2 बराबर है 0। यहाँ पर आप जरूर चेक कर लें कि आपने ये ठीक किया है या नहीं किया है। तो ये भी -3x आ रहा है और यहाँ पर भी -3x आ रहा है। अब आप x को कॉमन ले लें, तो x कॉमन ले लेंगे तो आपके बच जाएगा x - 2। वैसे यहाँ पर -1 उभयनिष्ठ ले लेंगे तो अंदर बच जाएगा x - 2। अतः आपके पास गुणनखंड बन गए x - 1 गुणा x - 2 बराबर है 0। अब आपने एक एक करके इनको 0 के बराबर पुट करना है। तो x - 1 0 के बराबर होगा या x - 2 0 के बराबर होगा। तो x आ जाएगा आपके पास 1 और x आ जाएगा 2, और यही तो अल्फा और बीटा है। तो इसी के साथ मेरा इस वीडियो का पहला पार्ट ख़त्म होता है। तो आप ज़रूर समीरू ठाकुर जो नाम है ये यूट्यूब पे सर्च करें, जो मेरा चैनल है उसको सब्सक्राइब करें ताकि आपको नए नए वीडियोस मिलते रहें। बेल आइकन भी दबा दें ताकि कोई भी नया वीडियो मेरा आता है तो आपको नोटिफिकेशन आ जाए। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। अगर आपको कोई कमी लगती है ज़रूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर भी करें। थैंक यू।